अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर प्ले। मैं हूं आदिल अब्बासी। अरशद शरीफ साहब रूस के दौरे पर हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर रशिया में क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे। उनकी जगह प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझे अंजाम देने हैं। मैं जरा आज प्रोग्राम के आगाज में दो इशूज हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। पहला है पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि कंट्रोवर्शियल हो गया है। कल जो है परसों इस पर जब बात हुई, आज तक तमाम अपोजिशन पार्टी जो है सहाफती तंजीमें जो हैं वो इसके खिलाफ बात कर रही हैं और ये आज़ादी इजहार राय और हुकूक को सलब करने के मुतरादिफ करार दे रही हैं। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। कल हुकूमत ने जब ये ऑर्डिनेंस जारी किया, इसके तहत मारूफ शख्सियात और इदारों के वकार के मुनाफी मवाद शाया करने या शेयर करने को काबिल दस्त दराजी करार देकर नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया। इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी सजा 5 साल कैद होगी। और ये सवाल अब भी हल तलब है कि तौहीन और तनकीद के फर्क को वाजे कैसे किया जाएगा। ये एक थिन लाइन है जिसको डिटर्मिन करना है इस कानून के बाद। हमने कल अपने प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से इस बात की थी, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये डिटर्मिन कैसे होगा कि ये तनकीद थी और ये तज़हीक थी। ये क्राइटेरिया कौन बनाएगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? ये तो जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है, बेशुमार जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है। इसके ऊपर डेफेमेशन लॉ जो कि वेस्ट में तो बड़ा मजबूत है, उन्होंने बेशुमार अच्छे इसके ऊपर टेस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। फैसला तो जाहिर अदालत ही करेंगे। और 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा। 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने उसकी फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं। तो फिर आप कहें 302 ही ठीक है, उन्होंने कहा मर्डर के केस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं और अगर इसमें भी जो है वो कोई अंदर रह लेगा, फेस कर लेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर इसका फैसला होना है। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस पे क्या जो है वो बात की गई, जरा आपको सुनवाते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा जो तर्जुमान है उनका क्या कहना था। काला कानून जबान बंदी के लिए और हर वो कानून जो आजादी इजहार राय को तकवीयत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट में, वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको रद्द किया। 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख को उन्होंने ये पेश कर दिया। तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। जी, एक तो पीपल्स पार्टी ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया है, दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो रही है और जाहिर है माजी में एक एतमाद का फुकदान रहा है दोनों जो सियासी जमातों के सरबराह हैं उनके बीच में। वो कॉन्टेक्स्ट भी है इसका, और असल मामला है कि PDM से निकलने के बाद जाहिर है जो एक तनाव था उसको भी ख़त्म करके एतमाद की फिजा में तब्दील करना है, अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए। इस खास मुलाकात की क्या अहमियत है? जाहिर है नून लीग की तरफ से एक बड़ा इल्ज़ाम भी सामने आया है। अगर आप इस सारे प्रोसेस के अंदर देखें जिस अदम एतमाद की बात की जा रही है, उन्होंने ये कहा है कि एक ओहदेदार की मदद से अरकान कौमी असम्बली पर अदम एतमाद की तहरीक से दूर रहने के लिए दबाव दिया जा रहा है और वो साहब पेशावर में हैं। ये जो है बात मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की गई। इस तमाम सूरत हाल पर जो है हम आज बात करेंगे। वजीर आजम ने भी एक जुमले में अपोजिशन को मुखातिब किया। आज क्या कहा सुनिए। सेंटेंस जब से हमारी गवर्नमेंट आई वो है घबराना नहीं। जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। अब वो कहते हैं कि ऑपोजिशन को मैं कह रहा हूं कि घबराना नहीं। अब कौन घबरा रहा है, कितना घबरा रहा है, ये आने वाले दिनों में फैसला होना है। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन घबरा रही है, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत घबरा रही है। प्रोग्राम के आगाज से पहले अपने मेहमानों का भी मैं तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में फरूख हबीब साहब, वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कानूनदान, हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में एक और जो स्विस लीक्स के नाम से आप आज दिन भर देख रहे होंगे खबरें चलती रही हैं, ये पाकिस्तान के 1400 लोगों के 600 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत इस मामले पर अभी तक क्या इकदाम उठाएगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये अभी देखना होगा। इसमें जिन लोगों का नाम आया है, क्योंकि ज़ाहिर पेंडोरा बॉक्स भी आया यहाँ पर, पनामा लीक्स भी आई यहाँ पर, चंद लोगों के अलावा तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। इसमें क्या कुछ होना है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो उस तरीके से परसू नहीं किया जाता अकाउंटेबिलिटी के केसेस को, और यही वजीर आजम भी कहते रहे हैं, यही
जो है वो हुकूमत का भी कहना है कि जी हमें एहतसाब से ही तो रोका जा रहा है, और उधर से अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि आप सिलेक्टेड एहतसाब करते हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेंडोरा लीक्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम आए और वजीर आजम ने तहकीकात का ऐलान किया जो पेंडोरा बॉक्स आई थी। अभी ये जो स्विस लीक्स आई हैं इसके अंदर मैंने आपको इस तरह बताया भी पता चलना है हमारे एक जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं उनका नाम इसके अंदर आया है, क्योंकि जो ये लीक्स हैं ये बताती हैं कि पूरी दुनिया के डिक्टेटर्स और पॉलिटिशियंस जो हैं उनके इसके अंदर जो है अकाउंट्स हैं। तो हारून अख्तर साहब जिनका ज़ाहिर है इसके अंदर नाम भी है, इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि उनसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले, ताकि ये मसला थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम आते हैं अपने जो ये इश्यूज हैं इनकी तरफ। हारून अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी फैमिली का भी नाम आया है इसके अंदर, क्या स्टेटस है आपका इस सारे मामले के अंदर? आप लोगों की क्या पोजीशन है ये जो आपके नाम इसके अंदर आ रहे हैं? देखिए मेरे हम 3 भाई जो कारोबार करते हैं उनका नाम, एक भाई को उन्होंने पहले पूछा था, उसने टोटली डिनाई किया है और उसने कहा इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट और इट इज बेस्ड ऑन कंजेक्चर। और मुझे समझ नहीं आती थी कि उनका फोकस जो था वो एक कोई 1985 के अकाउंट की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो अकाउंट एक खुला और 15 साल या 20 साल के बाद उसके अंदर इतना अमाउंट हो गया, लिहाजा वो इनके वालिद के पैसे होंगे। 3.7 मिलियन डॉलर। जी कितने? 3.7 मिलियन डॉलर का। जी 3.7 मिलियन। अब मुझे ये बताइए कि मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया से 1988 में चले गए थे और अगर 85 में उनको लिंक किया जा रहा है किसी चीज से, तो वो ये तो बताएं कि 85 में कितने पैसे उसमें डले थे या 88 में कितने पैसे डले थे। और मतलब ये तो एक बेसिकली टारगेट शूटिंग कर रहे हैं। ये ISI को टारगेट किया है और बैंक ने खुद ये तस्लीम किया है कि ये टेंडेंशियस, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि ये एक प्री कंसीव माइंड से इधर उधर की इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके अपना जो मोटिव था वो अचीव करने के लिए ये लीक्स की गई हैं। और अखबार ने ये लिखा है कि मेरे वालिद के बारे में कि 40 साल में किसी ने इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई और इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं लगा। और आज जो है वो सारे जगहों पे बाप की मेरे फोटो आ रही है, तो ये किसकी टारगेटिंग हो रही है? ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हालात हैं इस वक्त, कोल्ड वॉर वापस आ रही है 30-40 साल के बाद। यूक्रेन में हालात खराब हैं, अमेरिका और रशिया की टेंशन है और ये वो उस वक्त अमेरिकन एजेंसीज को भी उन्होंने टारगेट किया है। पाकिस्तान की ISI की कैपेबिलिटी की वजह से आम ताम ये। सर आपके ख्याल में इसमें रॉबर्ट मुगाबे का नाम है, हुस्नी मुबारक का नाम है, कई और लोगों का नाम है, आपके ख्याल में ये सारे ही नाम गलत हैं या फिर सिर्फ जो है जो आपके वालिद का रेफरेंस दिया जा रहा है या आपकी फैमिली का जो नाम आ रहा है आपके भाइयों का वो गलत है? देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं तो कोई मुगाबे या किसी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं। मैं तो अपनी फैमिली की बात करूंगा और मैं कह रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और मैं अपनी फैमिली के बारे में कैटेगोरिकल आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं और मेरे भाई और मेरी फैमिली टोटली डिस्क्लोज्ड है। सब उनके एसेट्स डिस्क्लोज्ड हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। ऑल टैक्सेस आर पेड एंड अप टू डेट। सर आपके कोई स्विस अकाउंट नहीं, आप इसकी तरदीद कर रहे हैं? जी मैं टोटली तरदीद कर रहा हूं। हम कारोबारी आदमी हैं, हम पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं, हमारे मल्टीनेशनल से ताल्लुकात हैं। किसी बैंक की डीलिंग में कहीं अगर किसी और पार्टी ने हमारे नाम का ड्यू डिलिजेंस कराई हो, कहीं से इकट्ठा करके ये इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई है और ये टारगेट की गई है, ये बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की बैशिंग के लिए की गई है और ये गलत इंफॉर्मेशन है और पूरी तरह से हम मुकम्मल तरीके से इसकी तरदीद करते हैं। ठीक है, और आप न्यूयॉर्क टाइम्स को सू करेंगे? मैं जिसने इंफॉर्मेशन न्यूयॉर्क टाइम्स में तो क्वालिफाई करके लिखा है कि इनके वालिद के ऊपर आज तक किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगी और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बेदर्दी से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके उससे जंप किया है कंक्लूजन से, विदाउट एनी लिंक, विदाउट एनी रेफरेंस, उसका हम सीरियसली कॉन्टेम्पलेट करेंगे अपने ऑप्शंस। राइट, ठीक, थैंक यू सो मच। हुमायूं अख्तर साहब बात से उन्होंने कहा कि तरदीद की है कि किसी किस्म का कोई स्विस अकाउंट नहीं है। हारून अख्तर साहब ने कहा और मेरे भाइयों का भी उन्होंने कहा इसमें जाहिर है जो नाम लिया गया है। अब आते हैं जी जरा
जो मामला है पीका का, फरूख हबीब साहब, मैं ज़रा सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि जब से आपने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं सियासी समाजी तंजीमों का जो आ रहा है? नहीं, देखें, बात यह है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स के ऊपर पहली बात तो ये है कि ये पीका का कानून 2016 में नून लीग देकर आई, बिल्कुल लेकर आए। सेक्शन 20 उसका उस वक्त भी पार्ट था, सेक्शन 21 भी उसका पार्ट था। बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो उस वक्त किसी ने कोई ह्यू एंड क्राई नहीं की। हमने जो है उसमें तनकीद उस वक्त भी हुई, सुन लें, चलें, पीएमएलएन के कुछ लोगों ने ये भी कहा था ये वाकई हमने गलत काम कर दिया, हुई थी, फिर उसको जाते हुए खत्म भी कर जाते, लेकिन खत्म नहीं किया किसी ने। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विद द डेटा, मेरे पास डेटा मौजूद है। मामला क्या है? मामला ये है कि सेक्शन 20 के तहत साइबर क्राइम की 70% दरखास्तें जो है वो रिसीव होती हैं। ये मेरे पास डेटा मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो साइबर हरासमेंट की 6000 कंप्लेंट्स आई हैं, साइबर डेफेमेशन की 6004 कंप्लेंट्स आई हैं, जो साइबर ब्लैकमेलिंग की 3500 कंप्लेंट्स जो हैं वो इसके अंदर रिसीव हुई हैं। इसका मतलब ये है कि 70% दरखास्तें जो सेक्शन 20 के तहत साइबर क्राइम विंग को FIA की रिसीव हो रही हैं, जो कंप्लेंट्स, उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जिसमें आप सिर्फ उसको आप जर्नलिस्ट एंगल से ना देखें, जर्नलिस्ट पिक ना करें उसे। ये जो है वो सबके लिए है। किसी भी इंडिविजुअल का राइट जो है उसकी प्राइवेसी को, उसको उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ प्रोपेगेंडा कर देते हैं जिससे उसकी किरदार कशी हो जाती है। ऐसे केसेस हैं इसके अंदर साइबर डेफेमेशन के, साइबर हरासमेंट के, जिसमें खवातीन की घर तबाह हो गए, उनकी डाइवोर्सेज हो गई, किसी की न्यूड पिक्चर को शेयर कर देना, किसी की नाजेबा तस्वीर को शेयर कर देना। मुझे आप ये बताएं, आप तो जर्नलिस्ट हैं या मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे तो आपके या खोसा साहब के तो कोई जानने वाला कहीं ना कहीं होगा। वो आम आदमी जो लेमैन कोयटा बैठा है, फैसलाबाद बैठा है, कोई गवादर बैठा है, अच्छा मुझे ये बताएं कि पुरसाने हाल कौन होगा? जो बिल्कुल ठीक बात है, इस वजह से हमने इसको रियासत की हुकूमत की कानून को सख्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी की इज्जत नफ्स, उसकी निजी जिंदगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ने करना है। लेकिन माजी में जब जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं वो हरासमेंट के केसेस पर जाती रही हैं FIA, उनका मानना यह है कि हमें तो उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिली। जब से मुराद सईद साहब का मामला आया, जरा गुजारिश सुन लेना, मुराद सईद साहब का मामला आया, उसके बाद से ये बहुत मुतहर्रिक होकर FIA ने फिर एक्शन भी किया, और उसके बाद से जो है वो अब आपको ये भी ऑर्डिनेंस ले आया। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि उस वक्त भी तनकीद हुई थी, उस वक्त खुद आपके लीडर इमरान खान साहब ने, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट अब्यूजिंग साइबर क्राइम लॉ टू पॉलिटिकली विक्टिमाइज PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बाय थ्रेटनिंग / अरेस्टिंग देम अनएक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। जी सुन लें, तो क्या ये इसी क्राइम पे था? नहीं, सुन लें, इसी पीका पे था ना? सुन लें क्या है इसके अंदर सेक्शन 20 बड़ा इसके अंदर वाज़ेह है ना। अगर आप इसके अगेंस्ट जाके अगेंस्ट इट्स स्पिरिट कोई काम करते हैं तो इसका मतलब है आप वॉइसेस दबाना चाहते हैं। अगर आप विद इन द एम्बेड जो है वो लॉ का उसके अंदर काम करते हैं, जहां अदालतें भी आज़ाद हैं, जहां मार्शल लॉ कोई मौजूद नहीं है, जहां पर अदालतें जो है वो अपनी तमाम पावर्स को फ्रीली एक्सरसाइज करती हैं। अभी इस पे बहस सिर्फ आप इसको एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ये डिटरमिन कैसे होगा? सिर्फ आपको एक मोटी, आपने कहा कि जर्नलिस्ट के हवाले से तो चंद केसेस है ना, यहाँ तो मैंने आपको हजारों कंप्लेंट्स बता दी। इसके अलावा मुझे बताएं, रिसेंटली PMLN की MP हैं, उनकी नाजेबा तस्वीरें शेयर की गई, उसको ना सिर्फ हमने कंडेम किया, FIA के पास दरख्वास्त गई, FIA ने विद इन डेज मुलजिम को पकड़ के बिहाइंड दी बार सेंड किया, केस बनाया। क्या उसकी भी बेल हो जानी चाहिए? मुझे आप ये बताएं। नहीं, क्यों नहीं? क्या उसके साथ जिसने जुर्म किया है, जिसने गलती की सजा, उसकी क्यों बेल हो जानी चाहिए? तो कोई जस्टिफिकेशन? ये किसी ना किसी के साथ हर तरह हो रहा है। ठीक, मैं जर्नलिस्टों के खिलाफ कर रहे हैं, क्या बात आप करते हैं? जर्नलिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पकड़े अंदर करें, उससे तो इनकार नहीं किया जा रहा। बात यह है कि जितनी एब्सोल्यूट पावर इसके अंदर मिल रही है, उस एब्सोल्यूट पावर को मिसयूज किया जा सकता है। मैं अभी आता हूं, खोलते हैं इसको, अभी डिस्कशन को। खोसा साहब वो कह रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो क्या करें, एक तवील फहरिस्त है। हमने भी कल प्रोग्राम किया, हमने बताया उसके अंदर कि 1 लाख 2,000 3,000 दरख्वास्तें आई FIA के पास। केसेस जो रजिस्टर्ड हुए, यानी FIR जिसके ऊपर हुई, वो थे 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार। तो अब गवर्नमेंट का मानना यह है कि इसको बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसलिए बनाया, अब ये कॉग्निजेबल हो गया है, ताकि हम जो इतनी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आती हैं या जितने बड़े इश्यूज हैं, उनको इंश्योर कर सकें कि वो मुकदमात किसी नतीजे पे पहुंचे।
देखिए, एक बात तो मेरे ख्याल में आज सारे शाह सुर्खियां थी, और जितना मीडिया पे चला है, चूंकि मैं खुद उसमें वकील था मोहसिन बेग की तरफ से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, उनकी जरा ऑब्जर्वेशन सुनिएगा। वो कहते हैं कि डेफेमेशन जो है दुनिया सारी में ये डीक्रिमिनलाइजेशन हो रही है, इसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है डेफेमेशन को, इसलिए कि यूरोप को अगर महजब किया तो टॉट्स ने किया है। हमारे यहाँ क्यों कर ये है कि हमने रियासत की जो कोर्सिव मशीनरी है, हमने उसके जरिए से हमने आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इजहार राय पर क्यों कर कदगन लगाना है। हमने डाइसेंट को ये इस्तेमाल, देखिए आपने ठीक कहा और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा 15,000 आप उसने माना के मुकदमात हैं, तो इतनी सुरअत से जो है कोई एक केस बता दें इस मुराद सईद साहब कंप्लेनेंट के अलावा, जिसमें 16 तारीख को ही जो है कंप्लेंट दर्ज हुई है 16 तारीख को, और वो भी लाहौर में मुदई बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में मुल्जिम बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में प्रोग्राम हुआ है, इस्लामाबाद में कंप्लेंट हो रही है लाहौर में, और 15 मिनट के अंदर 9 बजे कंप्लेंट होती है, 15 मिनट के अंदर टीम जो है वो इस्लामाबाद में उनके घर पे आके घर में घुसकर रेड करके उनको गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा एक पाकिस्तान की तारीख का बता दें कि सुपरसोनिक जेट लेके भी आए तो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से मिसयूज करना है इस अथॉरिटी को, और इसको आपने नाकाबिले गिरफ्तारी भी बना, यानी काबिले गिरफ्तारी भी बना देना है, कॉग्निजेबल, और नॉन बेलेबल भी बना देना है, और 3 साल से 5 साल आपने इसकी सजा की बढ़ोतरी भी कर देनी है, और 10 लाख रुपया जुर्माना भी कर देना है, और फिर 6 महीने के अंदर इसको सजा भी कर देनी है, और 6 महीने वो सजा नहीं करता तो चीफ जस्टिस की उसकी कार्रवाई करके उस जज को हटा देने का अख्तियार भी आपने ले लिया है। तो आप तो अदालती मुदाखलत इससे ज्यादा क्या हो सकती है। तो ये अब बुध के लिए, यानी सॉरी जुमेरात के लिए अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है कि क्यों कर इस कानून को ही आर्टिकल 8 के मुतसादिम करार देके, आर्टिकल 19A के मुतसादिम करार देके इस कानून को ही क्यों ना खत्म किया जाए, क्योंकि दुनिया सारी तो डाइसेंट को, क्रिटिसिज्म को, इसको जो है डी क्रिमिनलाइज करके टॉट्स की तरफ लेके जा रही है, और हम चाहते हैं कि थाने में बुलवा के उसकी तजलील की जाए। ठीक, अब अगर ये कानून अभी एक तरफ अगर रख दें, ये मुझे बताएं कि फिर रोका कैसे जा सकता है। जो गुफ्तगू होती है, ये बात तो दुरुस्त है ना कि जाती निजी हमले होते हैं और इस किस्म के, इस नौयत के होते हैं कि शायद चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, इस किस्म की गुफ्तगू होती है, उसको रोकना भी तो है ना। जाती निजी नौयत के हमलों को वो किस तरीके से जो है वो रोका जा सकता है फिर कानून अगर जब आदिल बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ भी तो हतक इज़ाला उर्फी का दावा किया जाता है जिसे डेफमेशन डैमेजेस का सूट कहते हैं आप। अरे बाबा, उसको आप जो है सुरअत के साथ जो है उसका फैसला करने का जो है आप कानून बनाइएगा, और उस पर जो है आप अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन को भी आप जो है सर्कमवेंट करें, टाइम फ्रेम में लेके आए, ताकि लोगों को देखिए, जब आप लोगों को लाखों रुपया उन पर हर जाने का जो है डिग्री होगी, तो वो जो है ज्यादा मौसर तरीके से, एक तो उसको भी कुछ मिलेगा, उसका जिसकी बेइज्जती हुई है, जिसकी जिल्लत और रुसवाई हुई है, जिसका फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, जिसकी बिजनेस इफेक्ट हुई है, जिसकी जिंदगी कारोबार इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसकी भी सोसाइटी में इज्जत बहाल होगी। यानी आप डिफेमेशन के लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं कि उसमें फाइन्स इतने बड़े लगा दिए जाएं जिसकी वजह से जो है शायद ये बातचीत, ये सिलसिले रुक सकें। ये क्या? यस, एब्सोल्युटली। और यूरोप में, सारी दुनिया में यही होता है। हम क्यों चाहते हैं कि उसको हमने रियासत की जबरी मशीनरी को इस्तेमाल करके उसको पुलिस में पकड़वा कर, उसको छितरौल करवा कर उसको तशद्दुद करना है, जो मोहसिन बेग के साथ हुआ है। ये क्या इसलिए आप जो है रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो है जबिल्लत में जो है इजाफा हो। और आप देखिएगा कि इस तरह से आप सर, अभी ये तो सब्जुडिस मैटर है ना मोहसिन बेग साहब का, इसलिए उस पर स्पेसिफिकली बात करने के बजाय अभी जो मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि ये तो इसका इतलाक तो अब बाद से होगा ना, ऑर्डिनेंस तो बाद में आया है,
तो अब जो आगे होना है उस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर है अब ये वो कह रहे हैं आप डिफेमेशन लॉज स्ट्रांग कर लेते, फाइन ज्यादा लगा लेते। नहीं देखें ये तो, और पीपल्स पार्टी ने इस कानून को चैलेंज करना है और ये खुद खोसा साहब बता रहे हैं कि बुध को जो है वो कोर्ट ने जुमेरात को मंगवा लिया है। और मैं खुद उसमें बात ये है, मैं उसमें यही हुआ है कि कानून ही को क्यों ना कलअदम करार दिया जाए जनाब। बात ये है कि ऑनरेबल कोर्ट है, कोर्ट्स का एहतराम जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जब वो कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जिनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं वो भी उसके अंदर पेश हो जाएंगे। लेकिन मेरा तो बुनियादी मुद्दा वहीं पे वहीं मौजूद है। मुझे आप ये बताएं कि क्या दुनिया के अंदर साइबर क्राइम्स के कवानीन बने हुए हैं या नहीं बने हुए? या तो आप साइबर क्राइम को जो है वो रिकग्नाइज ना करें। आप अगर साइबर क्राइम हो रहा है और किसी की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जा रहा है, अच्छा, ये दुनिया में साइबर क्राइम के ऊपर हो रही है, साइबर क्राइम के लॉस तो है, लेकिन दुनिया में कहीं है कि 6 महीने तक आप बगैर वारंट के रख सकते हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट मुझे ये बताएं कि दुनिया में फिर ये कहाँ पे है कि अगर आपने डेफेमेशन फाइल की है तो 10-10 साल जो है उसका फैसला ही ना हो, वो अदालती निजाम पे तो, अदालती निजाम पे तो रोज ही बात हो रही है। आज की अपडेट ले लेना, आज फिर आपको आइदर वे देखना पड़ेगा ना, आइदर वे देखना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं डिफेमेशन को स्ट्रांग कर देना। अगर डिफेमेशन का लॉ स्ट्रांग कर दें तो मसला बेहतर हो जाएगा। नहीं, जो लॉ मौजूद है वो उस पे अमल दरामद। तो लॉ तो पीका का भी मौजूद था। जो लॉ मौजूद है डेफेमेशन का, जो लाइबल लॉज मौजूद है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? आप उसको जो फाइल करने का जो कम्बरसम एक पूरा एक प्रोसेस है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? अच्छा, तो आप मुझे बताएं ना, नजम सेठी जो है वो वजीर आजम की, खातून अव्वल वजीर आजम की अहलिया के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने के बाद जो है वो कभी ये दरखास्त डाल देते हैं, कभी वो दरखास्त डाल देते हैं। आज उन्हें तो बेजा दरखास्त से डालने के ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिफेमेशन का लॉ कमजोर है, तो इसके जरिए आप जो है वो नहीं, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना। मैं तो आपको वो कह रहा हूँ जो साइबर क्राइम की बुनियाद की वजह से लोगों को जराइम का सामना करना पड़ रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है ना। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल भी फवाद साहब से भी बात हो रही थी, तो मैंने उनको क्या कहा, SHO को आप सिर्फ इशारा कर देना तो तुन के रख देता है SHO। यहां तो आपने FIA को ये इजाजत दे दी है कि 6 महीने तक FIA को केस को अदालत ने कंक्लूड करना है, तब तक रख सकते हैं। देखिए ये मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें भी मौजूद हैं, अदालती निज़ाम भी मौजूद है, और जो लोगों के बुनियादी राइट्स हैं वो भी मौजूद हैं। आज बड़ा आसान काम है ये कह देना कि आप जनाब डेफेमेशन या लाइबल लॉज को ठीक कर लें। मुझे आप ये बताएं कि 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 5 साल नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त भी फेक न्यूज़ थी, उस वक्त भी लाइबल लॉज के मसाइल थे, किसी ने जो है उसको टच करने की कोशिश नहीं की। जो काम मोहसिन बेग ने किया है, मुझे आप ये बताएं, मोहसिन बेग उस किताब का हवाला दे रही हैं, जो किताब की ऑथर हैं, उनको लंदन में 2 लोग जुर्माना करवा चुके हैं, 2 लोगों से माफी मांग चुकी हैं उस कंटेंट के ऊपर। आप लोग उस किताब को चैलेंज कर रहे हैं? ऊपर नहीं कर रहे आप उस किताब को चैलेंज कर रहे हैं? जिसके ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने जाकर उसको कंटेंट को चैलेंज कर दिया। मुराद साहब कर रहे हैं, मुराद साहब को भी करना चाहिए, वो भी उसके ऊपर बात अभी कर तक रहे हैं, फैसला नहीं किया, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे उन्होंने उसका फैसला करना है, ऐलान उन्होंने करना है। मैं उनका तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन यकीनन उसके ऊपर करेंगे, वो भी उसका जायजा ले रहे होंगे। आज तर्जुमानों का इजलास हुआ है आपका, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, देखें तर्जुमानों का इजलास हुआ है सर, सुन लेना, मेरा मामला ये है कि FIA का जो कानून है वो उनको इजाजत देता है सर्च एंड सीजर का। उनका काम है रिकवरी करना उस डिजिटल मीडिया की, चाहे वो फोन है, लैपटॉप है। आप पहले नोटिस भेजना शुरू करें ताकि वो अपना मोबाइल फोन जो है वो कहीं नहर में फेंक दे, तोड़ दे, आपके पास रिकवरी नहीं होगी तो आप जुर्म कैसे साबित करेंगे? मुझे आप ये बताएं ना। वो जाएंगे, रिकवरी करेंगे, सर्च एंड सीजर का राइट उनके पास मौजूद है। ये उसने जाके, अगर आपका कोई इशू है, आप ट्रायल कोर्ट में जाके उसको साबित कर दें। चले ठीक, ये FIA तो वही है ना, चेंज तो नहीं हुई ना? वही है, तो इसका तरीकाकार भी वही होगा जो पहले था, स्टाइल वही है ना, काम करने का अंदाज तो वही है ना। पहले तरीकाकार के ऊपर क्या एतराज है आपको? ये तरीकाकार है ना, FIA आपको पता है हर हुकूमत आती है अपने तरीके से आर्म ट्विस्टिंग करती है इदारों की, ये तरीकाकार है। देखें और क्या तरीका है? सुन लें, हमारी इदारों को इंडिपेंडेंटली काम कौन करने देता है? हमारी वो वाहिद हुकूमत सर, आपने ट्वीट की ना प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त उन्हें लगा कि आपके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। मैं खुद चाहता हूं, देखिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सुन लें हुआ, हमने उनका जो है वो अदालती रास्ता इख्तियार किया, हमने जाके कोई इदारों के ऊपर हमले नहीं कर दिए। मुझे ब्रेक से पहले जरा बता दें, कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मुझे बताएं कि आप लोग तर्जुमानों का इजलास हुआ है आज? बताइए आप। हुआ है?
नहीं बताएं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सवाल बता देना मुझे, क्या हुआ है इजलास? नहीं मुझे आप सवाल बता दें। कमाल हो गया, हमारे तो मेरा यही सवाल है, मैं बतौर एक सहाफी पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताएंगे। हमारी तो मुलाकातें तो होती रहती हैं, मैंने आपसे पूछा कि पर्टिकुलर सवाल है तो वो बता दें। मुराद साहब ने इस केस को जो है, वो किताब को जो है चैलेंज करने का फैसला किया। देखिए वो अभी उसके ऊपर खुद ऐलान करें, कोई बात नहीं, वो उसके ऊपर खुद ऐलान करें। बात हुई है इस पर कोई, खुद बता देंगे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक। खोसा साहब, ये जो मुलाकात हो रही है आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, ये कोई काम कितना करीब पहुंच गया है? ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और जो तहरीक है, ये कितनी करीब पहुंच चुकी है? क्या चल रहा है मामला? आपको इनकी बौखलाहट से नजर नहीं आ रहा है कि जिस अंदाज से जो कुछ शुरुआत हो चुकी है इनकी जानिब से? वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ऑपोजिशन को कह रहा हूं घबराना नहीं है। ऐसा चलिए, ये कोई बात नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इसी मार्च के महीने में ही आपको नजर आ जाएगा। बाहर कर देखिए, ये सर मार्च में क्या नजर आएगा? ये मार्च में नजर आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। आप देखेंगे लॉन्ग मार्च भी होगा, नो कॉन्फिडेंस भी होगी, बिल्कुल होगी, और नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी होगी मार्च में। हम चाहेंगे कि जमहूरी अंदाज ही में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आइन से मावरा कोई ऐसा कदम नहीं करेंगे। ये तो करने के माहिर हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो सर आपने कहा कि मार्च में ये फैसला हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। बिलावल साहब ने आज कहा है कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हो, क्योंकि उनकी अक्सरियत है या उनका नंबर है, तो नून को दे देंगे वजीर आजम आप लोग? देखिए, ये तो बाद में तय होगा। पहले तो पहली चीज जो है वो अदम एतमाद की है। जब अदम एतमाद होता है तो फिर उसके बाद दो चीजें आ जाती हैं। क्या हम चाहेंगे कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, वो भी आइन के जो है तरीका है, और जाहिर है कि फिर उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी अगर कोई भी बनाने को तैयार नहीं है या बना नहीं पाता है, या कोई भी अक्सरियत कौमी असेंबली में तैयार नहीं होता। तो सर केयर टेकर कैसे बनाएंगे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप लोग प्राइम मिनिस्टर लाएंगे अपना इलेक्ट करके, वो केयर टेकर होगा, वो जो है इलेक्शन कॉल करेगा, अनाउंस करेगा? नहीं, केयर टेकर तो वो नहीं बनता ना। फिर तो वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा, फिर लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा। बिल्कुल, फिर क्या करेगा? बिल्कुल आपने बजा कहा, लेकिन अगर कोई बना नहीं पाता है या जो है कोई भी मेजॉरिटी नहीं कर पाता है, तो फिर जाहिर है कि डिसोल्यूशन में जाएगा, और फिर डिसोल्यूशन का नतीजा यही होता है कि फिर केयर टेकर बनता है। एक शक्ल है, दूसरी शक्ल नहीं, एक सेकंड खोसा साहब, आपकी मौजूदगी से मैं जरा फायदा उठाना चाह रहा हूं। अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस नहीं इलेक्ट कर पाता तो फिर डिसोल्यूशन ऐसे तो नहीं होती ना, फिर तो स्टैंड स्टिल होगा, फिर तो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है कि अब इसका नतीजा क्या निकलना है। नहीं, अगर देखें ना, कोई नहीं बना पाता है तो फिर जाहिर है कि इसका मतलब है कि आपका मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे, फिर तो कोई कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर लेकर कोई डिसॉल्व कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी क्लॉज के तहत आप मिड टर्म पे जाएंगे जब तक लीडर ऑफ द हाउस ही नहीं होगा या इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी? देखें, अगर लीडर ऑफ द हाउस बनता भी है तो दो सूरतें हैं ना। एक ये है कि लीडर ऑफ द हाउस डिसॉल्व कर देता है असेंबली, ठीक है, एडवाइस करता है और डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, उस सूरत में भी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। दूसरी सूरत यह है कि आपस में कंसेंसस हो जाता है ऑपोजिशन का कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस फलां बनेगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो भी है, जिस तरीके से भी ऑपोजिशन तय करती है फॉर्मूला, वो तय, उस पर फिर अमलदारी हो जाएगी। अब दोनों सूरतों में एक तो ये है कि क्या इलेक्शंस जो है चाहेंगे कि इसी साल में हो या चाहेंगे कि 5 साल ही के, ये जिस तरह के पिछले 2-3 टर्म्स में हम 5 साल पूरे करती आ रही हैं हुकूमतें, भले जो भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर। पर नून वाले तो कहते हैं इलेक्शन फौरी होना चाहिए, फौरी इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब लीडर ऑफ द हाउस आया, उसने असेंबली डिसॉल्व की, डिसॉल्व करने के बाद इंटरिम बनी, इंटरिम के बाद आप लोगों ने इलेक्शन या नहीं अनाउंस कर दिया। सभी की ख्वाहिश यही है कि एक जो है इलेक्शन की तरफ जाए और कौम जो है जेन्युइन एक लीडर जो है मुंतखब करे, जो अवामी वोट की ताकत पर जो बनकर आया हो, ना कि सिलेक्टेड हो। तो उसमें सिंध असेंबली भी चली जाएगी, सिंध हुकूमत भी जाएगी, सारे सूबों की हुकूमतें असेंबलियां भी टूट जाएंगी। देखें, अगर हम ये कंसेंसस होता है तो फिर इसमें कोई मुजायका नहीं है। और एक टर्म ये भी आ रही है कि अगर आइन में आपने तरमीम करनी है और इसे 4 साल की मुद्दत देनी है 5 साल की बजाय,
तो भी ये मसला हल हो जाता है, क्योंकि 4 साल तो कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसका कोई इम्कान है कि इसका कोई इम्कान है कि वजीर आजम खुद असेंबलियां तोड़ दें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। अगर मौजूदा वजीर आजम इमरान खान का तो मुझे कोई नहीं लगता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस में वो जाते हैं जिनकी कारकर्दगी हो, जो अवाम को दिखाने लायक हो कि जी हमने ये किया है, अब हमें जो है ज्यादा मेजॉरिटी दें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। इस मर्तबा तो जाहिर है कि उनकी जो महंगाई है वो खुद मानते हैं, तस्लीम करते हैं। और आपने देख लिया मिड टर्म अपना बाई इलेक्शंस हैं या केपीके के जो है बल्दियाती इलेक्शंस हैं, उसमें जो नताइज आए हैं, पीटीआई को तो बैकलैश पड़ेगा। अवाम के गैज़ो गजब को ये कैसे मिड टर्म इलेक्शन, फारूक हबीब साहब वो कहते हैं अवाम का गैज़ो गजब आप सह नहीं सकेंगे जब आप बाई इलेक्शन में जाएंगे, मिड टर्म में जाएंगे तो और तबाही हो जाएगी। क्या ये कोई भी चांस भी है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले वजीर आजम खुद भी असेंबलियां तोड़ दें? ये भी कोई ऑप्शन हो सकता है? पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर अभी खोसा साहब ने जिक्र किया केपीके का, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने खुद जिक्र कर दिया। अवाम का गैज़ो गज़ब तो वहां पर नजर आया कि केपीके के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो एक सीट भी बल्दियात के अंदर नहीं जीत सकी। कितने बुरे हालात हैं पंजाब के अंदर जो है, वो इनके उम्मीदवारान और इनके वोटर्स जो हैं वो दूरबीनों से ढूंढने पड़ते हैं, नजर नहीं आते। इतना अच्छी कारकर्दगी रही आसिफ अली जरदारी की, और 13 साल से जो सिंध का हशर नशर है वो आपके सामने है, किसी को बताने की उसके ऊपर जो है जरूरत मौजूद नहीं है। सर, ये नून लीग ने जो पेशावर का एक रेफरेंस दिया, ये क्या मामला है? पेशावर में क्या देखें, जहां तक क्या पेशावर का क्या कि कॉल पेशावर से वो कह रहे हैं आ रही है, हम कह रहे हैं नाम ले देंगे अगली दफा अगर हमें तंग किया गया। नहीं, कौन किससे तंग करवा रहे हैं? मेरी बात सुने, नून लीग अगर ये बातें इस किस्म की करती है, इनका काम बेजा इदारों को जो है वो ये मुलव्वस करते हैं। ये इदारों की बात कर रही है? ये जो इनके बैठे हुए हैं नवाज शरीफ लंदन के अंदर, मुझे आप ये बताएं, जो नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, नहीं, आपके ख्याल में नून लीग इदारों की बात कर रही है? ये कॉल वाले मुझे ये बताएं कि और नून लीग जो है वो किसी कॉल सेंटर की बात करती है? नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। करते हैं नवाज शरीफ किस पे? इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। नवाज शरीफ किस पे तनकीद करते हैं? इदारों पे करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अभी पेशावर, एक मिनट, वोट को इज्जत जिन्होंने देनी थी, ये तो तय है, वो आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं। वो आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं। क्या बात, वो क्या कर रहे हैं वो तो सबको पता है यार। फिर हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ही है ना, इसी के गिर्द घूमती है। फिर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर इतनी, वो कहते हैं ना, इतने तगड़े नहीं हैं, या अगर पल्ले आपके कुछ नहीं है तो फिर इतने बड़े बड़े दावे ना करें। एक कॉल से घबराएं ना आप, फिर बड़े बड़े दावे ना करें। आप कह रहे हैं कॉल से घबराएं ना। बंद गली में चले गए हैं, है ही कुछ नहीं इनके पास, पल्ले कुछ नहीं इनके पास। इदारों को पहले आसिफ अली जरदारी ने मरियम के साथ हाथ हुआ, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाना है। पहले उन्होंने इस्तीफे की शर्त रख दी थी, अब भी कुछ छोटी मोटी शर्त रखेंगे। ये तो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। कल जरदारी साहब दोबारा मिल रहे हैं, सुन लेना, नो कॉन्फिडेंस पे इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा रिस्क है, ये रिस्क जो है हमें लेना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, पहले अपने बंदे तो पूरे कर लें। सेनेट में इनसे बंदे नहीं पूरे होते, गैस का बिल भी पास हो गया, स्टेट बैंक का बिल भी पास हो गया, पहले उनसे तो मुलाकातें कर लें। ठीक, वो इनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? 12 बार ये ऐलानात कर चुके हैं इस्तीफों के, अदम एतमाद के, लॉन्ग मार्चेस के, हमेशा नाकाम हुए हैं। 3.5 साल हमने गुजारनी है, अगले 5 साल भी हमारे ही हैं। कोई चांस है कि ये इसी तरीके से इसी तरीके से दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए लड़ते रहे? क्या कोई चांस है कि वज़ीर आज़म खुद भी असेंबलियां तोड़ दें अगर माहौल खराब हो? देखें, मुझे ये बताएं, वज़ीर आज़म क्यों तोड़ दें? मैं वैसे पूछ रहा हूं। सुन लेना, 1,70,00,000 लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। अभी ये कारकर्दगी में बात हो रही थी, मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ। रोटी कपड़ा मकान का नारा इन्होंने लगाया, ठीक है। आज जो है वो इमरान खान हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का इमरान खान दे रहा है, क्योंकि उसने इलाज इधर कराना है। वो इमरान खान 2 बार बीमार हुए, दोनों बार शौकत खानम हॉस्पिटल से इलाज हुआ। इनका इलाज लंदन, दुबई, अमेरिका से होता है। इमरान खान लोगों को घर बना के दे रहे हैं, यहाँ पे 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का क्यों बना के दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इधर रहना है। इनके तो महलात किसी के स्विट्जरलैंड में है, किसी के जो है वो लंदन के अंदर मौजूद हैं, किसी की दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, किसी की उधर प्रॉपर्टीज हैं। घर कितने बनाए? हमने पूरा कल्चर चेंज कर दिया है। नहीं, 50 लाख घरों में से कितने घर बनाए? सुन लें, हमने एक पूरा मॉर्गेज का निजाम लेकर आए हैं, बहुत अच्छा, पूरा कल्चर तब्दील कर दिया है। और आप सुने, घर कितने बनाए? आदत जरा सुन तो लेना। पहली बार पाकिस्तान के अंदर 250 अरब रुपए की दरखास्तें आई हैं। 130 अरब रुपए के 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला लो कॉस्ट हाउसिंग के वो लोग जो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार पे किराए पे रहते थे,
उनकी घरों की दरखास्त से मंजूर हो 3.5 साल में 40 अरब रुपया डिस्पर्स हो गया है। 3.5 साल हमने में एक घर कितने बनाए? हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया, एक एनवायरमेंट बना दिया। 3-4 हजार किसने कहा 3,000? कितने हजार बनाए? 20,000 घर तो सिर्फ जो है वो हुकूमत के जरिए हमने पैसे दिए हैं। जो नहीं, वो तो अलग है ना, आपकी हाउसिंग स्कीम तो अलग थी ना। अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग में कितने बनाए? सुन ले, जो अभी हमारी गवर्नमेंट की इनेबलिंग स्कीम्स हैं जिसके तहत चल रही हैं, उसमें 3 लाख घरों के ऊपर अभी काम हो रहा है। इसके अलावा सुन ले, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि कितने बन चुके हैं। सुन ले, बन गया गए, पहले कभी बन रहे थे लोग तो बेचारे बहुत अच्छी बात है, बन गए। मैं पूछता हूं बने कितने? इसको भी अप्रिशिएट करें ना। पाकिस्तान में मॉर्गेज का निजाम पहले, मैं कहता हूं अगर 1000 भी बन गए अच्छे बन गए, लेकिन बने कितने ये पता है? पहले मॉर्गेज का निजाम था पाकिस्तान में, ठीक, बैंक्स कर्ज देते थे, नहीं इमरान खान ने जो है वो कल्चर बिल्कुल सही। लेकिन 3.5 साल में मैं अगर आपकी बात मान लूं तो 20,000 घर बने। नहीं 20,000 नहीं बने। 20,000 तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ एक माइक्रो फाइनेंस इदारे के जरिए बने। अच्छा चलिए, इसके अलावा अगर कुल मिला के देखें तो सारी स्कीम्स के तहत अभी 3 लाख के ऊपर काम जारी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन है वो अभी उसके प्रोजेक्ट्स अलहदा हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, अपार्टमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। चले खोसा साहब ये बताएं, ये जो कॉल वाली बात PMLN ने इल्जाम लगाया है, फारूक हबीब साहब कह रहे हैं ये इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप इत्तेफाक करते हैं ये जो मुस्लिम लीग नून का इल्जाम है इससे? कोई देखिए, ये जाहिर है पेशावर कौन है सारे जानते हैं। मुझे इशारों गवर्नर शाह फरमान साहब हैं, महमूद खान साहब हैं, CM वहां पे। कमाल हो गया। चले आदिल, इतने भोले आप भी नहीं है और इतनी भोली आवाम भी नहीं है, लेकिन बाहर क्या, देखिए आप इस इल्जाम के साथ खड़े? अगर पीछे मुझे क्या जरूरत है कहने की, जिसने इल्जाम लगाया उससे पूछे। लेकिन वो जिन चीजों को कड़ियां मिला रहे हैं, अगर उस कड़ियों को देखें तो फिर आप देखें। लेकिन आप लोगों को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ना सर? मैं सिर्फ एक पॉइंट, आपको तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ना? आप लोगों को तो कोई कॉल शॉल नहीं आ रही? नहीं, हमें कोई कॉल शॉल नहीं आई। हम तो फांसी चढ़ने वाले लोग हैं, हमें क्या कॉल आएगी? बीबी शहीद को मर्डर कर दिया जाता है, हमें कौन कॉल करेगा भाई? हम तो अवाम पर मुनहसर हैं, हमने तो शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोग टिटकी पर चढ़े, हमारे वर्कर्स जो है वो पाबा सलासल हुए। हम तो एक जिद्दोजहद का जो है जागती जीती तस्वीर है। ये जो मर्जी कहते रहे, आज तो फारूक हबीब साहब की अपनी जबान उनका साथ नहीं दे रही है, आप बार बार उनको एम्बैरस कर रहे हैं। सवाल है चुपते हुए ऐसे करते हुए, उन्होंने जवाब देना ही नहीं है उस चीज का, इसलिए कि एक घर नहीं बना है ना, 5 साल में किसी को कुछ मिलेगा। और ये जो माशाअल्लाह हेल्थ कार्ड वाला 10 लाख की जो एक ड्रामा है, ये भी आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। तबाह करके रख दिया है और पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है इन्होंने, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो है गिरवी रख दिया है। IMF की डिक्टेशन के ताबे। कभी सुना था 12.5 रुपए तेल की यक जुम्बे से कलम कभी कीमत बढ़े? कभी सुना था, सोचा था, तसव्वुर भी हो सकता था? अब भी बिजली के जो बिल्स हैं, आपके मार्च के जो बिल्स हैं, उसमें कितना इजाफा कौन सा होने जाकर अवाम पर एक और क्यामत खेज बोझ जो है वो डालने वाले हैं, इसका कोई अंदाजा आपको है? और आप जरा देखिएगा कीमतें किस तरह आसमान पर चढ़ गई हैं, उसका कोई अंदाजा किसी को है? अवाम पर जितना, जरा गलियों में कूचों में, जरा बाजारों में घूम कर तो देखें, पूछ के तो देखें, आपको पता चलता है। सर वो कहते हैं अभी हमने मंडी भाउद्दीन में इतना बड़ा जलसा किया, आपने गली कूचों को चैलेंज किया, हमने मंडी भाउद्दीन में इतना बड़ा जलसा करके दिखा दिया आप। अरे भाई, हुकूमत जो है जलसा करना तो कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? वहां आपके सारे पटवारी और सारे आपके बेलदार और सारी कॉर्पोरेशन के मुलाजिम आपके इकट्ठे हो जाते हैं। पटवारियों वाला जलसा तो आप भी किया करें सिंध में, ऐसा पटवारियों वाला जलसा। चले बाहर के जो कहते रहे, सिंध में तो जितना आपकी इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास जितनी मजबूत हुकूमत है, ये दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है कि PTI का कोई वजूद हो। हमने जो तो साहब इस चीज की क्या गारंटी है? वैसे मैंने एक ब्रेक लेनी है, इसकी क्या गारंटी है कि इस दफा ये जो इत्तेहाद और अदम एतमाद और ये सब बातें हो रही हैं, ये वो क्या कहते हैं पंजाबी में, टूट गई कड़क करके नहीं होगी? क्या गारंटी? क्योंकि इससे पहले भी कई दफा क्या गारंटी है ये एक दूसरे को सिलेक्टेड नहीं कहेंगे? नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं। ये तो गारंटी कोई, ये बात जो है ये सबने सबको कहना है जी। देखिए, हमारा पहले दिन से ही ये था, PDM में जब हम थे तब भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम हर इन महाज पर इनके साथ लड़ेंगे। हमने जब पंजाब से शुरुआत करनी थी नो कॉन्फिडेंस की, तो यकीन कीजिएगा उस वक्त अददी बरतरी हमारे पास मौजूद थी।
एक जो तरीन साहब का फैक्टर था 38 का, वो भी जो है था, और इनका अपना एलाइज जो थे वो भी इन कम्युनिकेशन थे, और इतनी थिन मेजॉरिटी थी। पंजाब से हम शुरुआत होते तो मरकज पर हमारा, तो मुस्लिम लीग नून ने गलती की आपकी बात ना मानकर, बाहर के अब चलें, कोई बात नहीं, हमें वो नोटिस वोटिस हुआ। सर ये तरीन साहब का ये ग्रुप अभी भी आपके साथ है? आप देख लेंगे इंशाल्लाह, आप देख लेंगे। सर मैं तो देख लूंगा, आप बताएं ना आपके साथ है कि नहीं। कंगन को आरसी क्या, मैं कह रहा हूं मैं तो देख लूंगा, और थोड़ा बहुत मुझे कुछ पता भी है कि वो किसके साथ है, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूं कि आपके साथ है वो ग्रुप। देखें आपको नजर आ जाएगा, मुझे क्या जरूरत है इस तरह की, लेकिन इन कम्युनिकेशन है, बातचीत बिल्कुल हुई है, बातचीत आपके भी सामने हुई है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन करीब इसका मस्बत नताइज बरामद होंगे। सर अगर मैं वन लाइनर में पूछूं, मैंने ब्रेक लेनी है, अगर आप वन लाइनर मुझे बताएं कि क्या वो आपके ज्यादा करीब हैं, वो काफ लीग के ज्यादा करीब हैं, या इस वक्त वो नून लीग के ज्यादा करीब हैं तरीन साहब? देखें वो ऑपोजिशन के साथ हम नवा हैं, और वो हुकूमत की जो है डूबती नाव के साथ अपने आप को डुबोने को तैयार नहीं है। सर ऑपोजिशन में किससे सबसे ज्यादा करीब है? ऑपोजिशन में आप देख लीजिएगा कि दो बड़ी जमातें हैं बाहर के, ऑपोजिशन में उनके ताल्लुकात हमारे साथ भी हैं, उनकी गुफ्तो शुनीद जो है नवाज नून के साथ भी हो रही है। नून लीग से गुफ्तो शुनीद और ताल्लुकात आपके साथ ज्यादा अच्छे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम बिल्कुल, टाइम बहुत कम है, अगर 1 मिनट में ये बता सके। वो कहते हैं मार्च तक ये फैसला हो जाएगा कि आप लोग जो है वो देखें, इनका अपना क्विक मार्च हो चुका हुआ है, ये मार्च का क्यों इंतजार करते हैं? ये आज ही लेकर आए, इनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो ये आज ही अदम एतमाद लेकर आए। ये इधर उधर जो मिन्नत समाजतें इन्होंने शुरू की हुई है, 20-20 साल बाद इनको जो है वो आदतें याद आ गई हैं। आप ये देखें, इन पिछले 3-3.5 साल में इन्होंने जितनी बार कहा कि नहीं अब हमें अकल आ गई है, अब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, उसके बाद फिर आप देखते हैं जो आपने हवाला दिया कि टूट गई ट्रक करके, तो उस तरह के सीन आपको नजर आते हैं। बहुत जल्द आपको जो है वो मंजरनामा जल्दी नजर आएगा। आपको क्या नजर आएगा उसमें? यही कि अपोजिशन को गिरा रही होगी, ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। साहब 1 मिनट, वो कहते हैं थोड़े दिनों में आप मार्च की बात करें, वो कह रहे हैं मार्च में जो है क्विक मार्च हो जाएगा, आप लोग खुद ही अलग हो जाएंगे। देखें सबको हंसी आ रही है। पीटीआई जो है ये माशाल्लाह बैसाखियों के सहारे से आई थी, सिलेक्टेड है, और जितनी इन्होंने पाकिस्तान की तबाही फेर दी है, अवाम इनको बल्ले मारेगी। आप अनकरीब देखेंगे कि जब ये बल्दियाती अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो भी नजर आ जाएगा। और जो नो कॉन्फिडेंस है, आप देखें कि किस भरपूर अंदाज से इन्हीं के लोग भी हमारे साथ हमनवा होंगे जो नो कॉन्फिडेंस होगा। और नो कॉन्फिडेंस का होना इसलिए लाजिम है कि मोहतरम इमरान खान की हुकूमत जितनी ज्यादा तवालत पकड़ेगी उतनी ही पाकिस्तान की तनज़ली होगी। अवाम गुर्बत की दहलीज से जो है धकेले चले जा रहे हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर। सर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, उतनी ही इनकी लूटमार आगे नहीं बढ़ सकेगी। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, लतीफ खोसा साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।